हेलो एंड वेलकम। टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं आप। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन लेकर हाजिर हैं हम। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। तो रोज की तरह हम लेकर हाजिर हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। आज हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं और यहीं पर हम थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करेंगे, थोड़ी वॉकिंग भी करेंगे, थोड़ी जॉगिंग भी करेंगे और आपसे भी यही कहेंगे कि देखिए खबरों को देखते देखते आप भी थोड़ी सी एक्सरसाइज हमारे साथ जरूर कर लीजिए। इसके साथ ही राजनीति की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, किस नेता ने क्या बयान दिया, खेल जगत में क्या हो रहा है और इसके अलावा देश और दुनिया के कोने कोने से आई खबर आप तक अगले 1 घंटे में पहुंचाएंगे। तो अगले 1 घंटे के लिए बने रहिए हमारे साथ। कहते हैं कि बीता हुआ वक्त कभी भी लौट कर नहीं आता। अब देखिए मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में किस तरीके से जो पत्र और चिट्ठी लिखने वाला दौर है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। कहीं पर भी पोस्ट बॉक्स अब नजर नहीं आते होंगे जैसे बचपन के दिनों में हमें नजर आते थे। और न जाने ऐसी कितनी सैकड़ों चीजें हैं जो बीते दिनों की हमें याद दिलाती है। विंटेज कारों को ही ले लीजिए दीपिका। विंटेज कारों को अब हम कहाँ देखते हैं और लग्जरी कारों के इस दौर में पुराना दौर तो लगभग लोग भूल ही चुके हैं। लेकिन एक बात तो यकीन से कहूंगी, जब भी विंटेज कार सड़क से गुजरती है हम मुड़कर उसे जरूर देखते हैं। और ऐसे ही पुणे में एक रैली निकाली गई जिसमें विंटेज कार इसकी ये रैली थी। लोग वहां कैसे इकट्ठा हुए, कैसे इस रैली को देखा, आप भी देखिए। विंटेज और क्लासिक कार क्लब ऑफ इंडिया की तरफ से रविवार को पुणे में कार रैली का आयोजन किया गया। रैली में तकरीबन 70 से 80 बेहद कीमती विंटेज और क्लासिकल कारों ने हिस्सा लिया। ये रैली 15 किलोमीटर की थी। इस मौके पर बॉलीवुड और हॉलीवुड सितारों की पुरानी कारों का प्रदर्शन किया गया। डॉज किंग्सवे कार, जिसका इस्तेमाल सुभाष चंद्र बोस और परिवार करते थे, ये कार रैली में लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। रैली में रोल्स रॉयस, बेंटले, मर्सिडीज बेंज, शेवरले, मॉरिसस कन्वर्टिबल, ऑस्टिन फोर्ड के अलावा कई अन्य कारें शामिल हुईं, जिन्हें देखने के लिए दूर दराज से भीड़ जुटी थी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उस जमाने की कार शेवरले इम्पाला, हॉलीवुड स्टार अल पेचिनो की मर्सिडीज बेंज, अमिताभ बच्चन की व्हाइट मर्सिडीज का भी इस दौरान प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा पेबल्स बीच यूएसए विजेता एल्विस की 1933, शिखर चावरीकर की सबसे पुरानी कार 1919 ओवरलैंड को भी रैली में प्रदर्शित किया गया। तो 15 किलोमीटर की कार रैली में 70 और 80 के दशक के विंटेज और क्लासिक कारों ने हिस्सा लिया था और यकीन मानिए जिसने भी इस कार रैली को देखा वो पुरानी यादों में खो गया। जाहिर सी बात है, याद पुरानी ताजा हो गई होंगी उनकी भी, जाहिर सी बात है। और देखिए पुणे में तो विंटेज कार को देखने के लिए यहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ी। लेकिन पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां पर पश्चिम बंगाल के आसनसोल में रावण दहन को देखने के लिए जन सैलाब उमड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि दशहरे के वक्त रावण दहन होता है, लेकिन अभी फिलहाल कैसे, पूरी खबर है क्या, आप देखिए इस रिपोर्ट को। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के आसनसोल की हैं, जहां ये जन सैलाब रावण दहन देखने के लिए उमड़ा है। आमतौर पर दिवाली से पहले नवमी के बाद दशमी पर रावण दहन होता है, लेकिन देश के कई हिस्सों में रामनवमी के बाद भी रावण दहन किया जाता है। ये परंपरा करीब 100 सालों से चली आ रही है। आसनसोल में भी रावण के पुतले का दहन किया गया। इस दौरान तकरीबन 20,000 से ज्यादा लोग मौजूद रहे। बंगाल में रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इस दौरान खुद बीजेपी विधायक अजय पोद्दार पारंपरिक करतब दिखाते नजर आए। इस दौरान आतिशबाजी देखने को मिली और फिर जय श्री राम के उद्घोष के बीच रावण के पुतले का दहन कर दिया गया। तो देखिए देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर रामनवमी के बाद भी रावण दहन होता है और ये संस्कृति
परंपरा काफी सालों से चली आ रही है और हमारा देश तो है ही अद्भुत संस्कृति को अपनाने वाला देश, और ऐसे में जो परंपरा चल पड़ी सो चल पड़ी। आसनसोल में लोगों ने रावण दहन किया। कह सकते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत का उन्होंने जश्न मनाया। लेकिन देश दुनिया में फैली कोरोना नाम की महामारी की बात करें तो ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार जो है वो डरा रही है। देश पर कोरोना का साया एक बार फिर मंडराने लगा है। बड़े शहरों में संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, लिहाजा आज और कल देश भर में मॉक ड्रिल की जाएगी। इसमें सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया सुबह 9:30 बजे एम्स झज्जर का दौरा करेंगे और कोविड तैयारियों का जायजा लेंगे। संक्रमण की बात करें तो महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 788 नए मामले सामने आए हैं और एक मरीज की मौत हो गई है, जबकि दिल्ली में 699 नए केस और 4 की मौत से दहशत बढ़ गई है। राजस्थान में 165 नए मामले सामने आए हैं और एक मरीज की मौत हुई है। दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या 2500 के पार पहुंच गई है। संक्रमण की रफ्तार भी 21% से ऊपर है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल एडमिशन 1% ही है। 733 अगर केसेस मानते हैं तो शायद एडमिशन रेट मेरे ख्याल से 1% ही होगा, ज़्यादा रेट नहीं है। उसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि जो हाइब्रिड इम्यूनिटी हम लोगों में आ चुकी है, उसकी वजह से हम लोगों को शायद आईसीयू एडमिशन्स या हमारी जो ये प्रॉब्लम है जिसमें हॉस्पिटल एडमिशन की आवश्यकता पड़ती है वो बहुत कम है। गुरुग्राम में एक बार फिर मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी लोगों को मास्क लगाने का सुझाव दिया है। फिलहाल हालात कंट्रोल में हैं, लेकिन सावधानी जरूरी है। आने वाले वक्त में संक्रमण और ज्यादा बढ़ सकता है। तो कोरोना से जंग के लिए सरकारों ने दरअसल कमर कस ली है। आज पूरे देश में अस्पतालों में जो है मॉक ड्रिल किया जाएगा। एक तरफ राज्य सरकार तैयार है, केंद्र सरकार तैयार है, लेकिन लोग अब वायरल को लेकर लगता नहीं है कि फिक्रमंद है। लेकिन फिक्रमंद तो सरकार भी नहीं है बेरोजगार युवाओं को लेकर के, और इसीलिए यही वजह है कि रायपुर की सड़क पर जो युवा हैं वो नौकरी की मांग को लेकर के सरकार के खिलाफ जोरदार तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने लाठियां भी बांधी हैं। पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के रायपुर की हैं, जहां बेरोजगार युवाओं ने सरकार से नौकरी की मांग को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान हजारों छात्र और बेरोजगार जवान DED वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले एकजुट हुए और छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लेकिन यह प्रदर्शन पुलिस को नागवार गुजरा और देखते ही देखते पुलिस ने बेरोजगार छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने नौजवानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बेरोजगारों को हर महीने 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया है, लेकिन बेरोजगार नौजवानों का कहना है कि उनको भत्ता नहीं बल्कि नौकरी चाहिए। बेरोजगार नौजवानों का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में 1 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, लेकिन सरकार आरक्षण लंबित होने का हवाला देते हुए रिक्त पदों पर भर्ती ही नहीं कर रही। वहीं बीजेपी ने बेरोजगारों का समर्थन करते हुए उनकी मांगों को जायज बताया है। तो छत्तीसगढ़ में भी इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा जो युवा है वो लगातार सरकार पर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया जा रहा है। रायपुर में बेरोजगारों को पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। उधर हाथरस में एक दुल्हन पुलिस के चंगुल में कैसे फंस गई। इस वायरल खबर का सच क्या है आपको दिखाते हैं 2 मिनट देसी वायरल में। आपने लोगों को बाइक स्टंट करते तो खूब देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी को नदी में बाइक दौड़ाते हुए देखा है? अगर नहीं तो आज देख लीजिए। एक युवक ने पुल से नदी पार करने के बजाय नदी में ही बाइक उतार दी और मजे से चलाते हुए नदी पार कर गया। इस वीडियो को देखकर हर कोई हैरान है। यूजर्स तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। पार्टी करते समय लोग कभी कभी कुछ अटपटी और बचकानी हरकतें करने लगते हैं। इस वीडियो को देखिए। फिल्मी गाने पर डांस करते करते लड़की एक टेबल पर चढ़ने लगती है और बैलेंस खोते ही मुंह के बल बुरी तरह से गिर जाती है। आप देख सकते हैं कि पास में खड़ा लड़का तुरंत आता है और उसे ऐसा करने से रोकता है। लड़की उसकी एक नहीं सुनती और अपनी ही धुन में रहती है। और फिर नतीजा क्या होता है, वीडियो आपके सामने है। यूपी के
हाथरस से सामने आया ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यहाँ एक दुल्हन अपनी शादी पर बंदूक से बैक टू बैक हवाई फायरिंग करते नजर आई। वीडियो में देखिए कैसे दूल्हा बगल में बैठा है और दुल्हन बेफिक्री से बंदूक चला रही है। वीडियो पर यूजर्स तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए। मेट्रो में अचानक लड़की का मूड खराब हो जाता है और वो सामने खड़े लड़के को खींचकर थप्पड़ मार देती है। दोनों की नोकझोंक को देखते हुए यूजर्स अंदाजा लगा रहे हैं कि ये प्रेमी और प्रेमिका है। लड़की रोते हुए कहती है, तुम मेरी जिंदगी में दोबारा आने की कोशिश मत करना। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए। एक लड़की रास्ते से गुजर रही होती है, तभी अचानक से कार का एक हिस्सा लड़की के थोड़ा सा आगे आ जाता है। इसके तुरंत बाद वहां लगा सड़क मार्ग चिन्ह वाला बोर्ड उसके पास आकर गिरता है, जिससे लड़की बस थोड़ा सा ही बचती है। इस वीडियो को देखकर हर कोई हैरान है। यूजर्स वीडियो पर तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। तो देसी वायरल वीडियोस के बाद चलिए बात करते हैं राजस्थान कांग्रेस की, जहां देखिए दीपिका किस तरीके से सियासी घमासान जो है वो जारी है। राजस्थान कांग्रेस के अंदर एक बार फिर से गहलोत वर्सेस सचिन पायलट जो वो नजर आने लगा। दरअसल देखिए, अशोक गहलोत ने तो बड़े बड़े दावे करके सब कुछ अपने पाले में कर दिया है और आला कमान को भी अपने अंडर में कर लिया, लेकिन सचिन पायलट पीछे हटने को तैयार नहीं है। पूरा माजरा है क्या, इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर घमासान तेज हो गया है। सचिन पायलट ने गहलोत सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। पूर्व की बीजेपी सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज सचिन कल धरना प्रदर्शन करेंगे। एक दिन का अनशन 11 अप्रैल को मैं रखूंगा शहीद स्मारक पर। इस बारे में मैंने जिला प्रशासन को सूचित कर दिया है। अनशन करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने को रखा जाएगा। अब तक जो हम नहीं कर सके 4.25 साल में, उसको करने के लिए, ताकि मैं फिर कहना चाहता हूं, जनता जनार्दन है। पायलट ने कहा कि उन्होंने कई बार सीएम गहलोत को पत्र लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। पायलट के अनशन के फैसले पर कांग्रेस में भूचाल आ गया है। कांग्रेस आलाकमान पूरी तरह से गहलोत के समर्थन में खड़ी हो गई है और उनके कामकाज की तारीफ की है। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी रंधावा कल जयपुर जाएंगे। उधर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि सीएम पत्रों पर जवाब देंगे। कोई इश्यूज उन्होंने उठाए, यदि कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता कोई भी इश्यू उठाए और पार्टी का वरिष्ठ नेता उठाए, तो उन सब इश्यूज पर जवाब देना पार्टी नेतृत्व या मुख्यमंत्री जी के नाम उन्होंने पत्र लिखा, तो मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे। गहलोत और पायलट के बीच खींचतान पर बीजेपी नेता सतीश पुनिया ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अंतिम सांसें गिन रही है। आलाकमान जब कमजोर होता है तो सरकार वीक होती है। कांग्रेस पार्टी के आज हालात ये है कि उसको विचार और व्यवहार से लोगों ने नकार दिया। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी इस तरीके की अंतिम सांसें गिनती हुई कवायद कर रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी कांग्रेस के अंतर्कलह पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के झगड़े की कीमत राजस्थान की जनता भुगत रही है। तो सचिन पायलट कल जयपुर में अपनी ही सरकार के खिलाफ जबरदस्त तरीके से धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, लिहाजा सिर्फ फुटबॉल का जो दौर है वो तेजी से दिखने वाला है। हालांकि जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो सचिन पायलट को मनाने में लगे हुए, लेकिन बीजेपी इस मौके का फायदा उठाने में लगी है। जाहिर सी बात है, राज्य में चुनाव होने वाले हैं तो सियासी हलचल देखने को मिलेगी। विपक्ष जो है वो फायदा उठाने की कोशिश भी करता है। उधर बाड़मेर में युवती को जो जिंदा जलाया गया, उसको लेकर भी विपक्ष जो है वो पूरे तरीके से सरकार को घेरने की तैयारी में। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। दलितों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। महिलाओं पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। बाड़मेर में रेप के बाद युवती को जिंदा जलाने को लेकर राजस्थान में सियासत गर्म है। रविवार को जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च और श्रद्धांजलि सभा की। बीजेपी प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल की अगुवाई में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता अंबेडकर सर्कल में इकट्ठा हुए थे। बीजेपी नेताओं ने सूबे में दलितों पर हो रहे अत्याचार पर सरकार को घेरा। सरकार के दबाव के बाद उसमें कंप्रोमाइज कराया जाता है। राजस्थान का दुर्भाग्य है 18,380 केस महिला दुष्कर्म के दर्ज होने के बाद भी आज तक 4.5 साल में एक भी केस के अंदर ये सरकार सजा नहीं करवा पाई। बीजेपी ने सीएम गहलोत से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
सतीश पुनिया की अगुवाई में रविवार को बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने बाड़मेर में पीड़ित परिवार से मुलाकात की और आश्वासन दिया। अनुसूचित जाति पर उत्पीड़न और अपराधों की घटनाएं 19% बढ़ी हैं और इसलिए ये अंदाज लगा सकते हैं कि जिस राजस्थान को ये कहा जाता था कि ये शांतिपूर्ण प्रदेश है, अब ये पूरे तरीके से अशोक गहलोत की सियासत में, उनके राज में, उनकी शासन में अपराधों की राजधानी बन गया है। सतीश पुनिया ने कहा कि रेप और महिलाओं के साथ अत्याचार के मुद्दे पर राजस्थान नंबर 1 हो गया है। पीड़ित परिवार पर दबाव डालकर समझौता करा दिया गया, ये दुर्भाग्य की बात है। बाड़मेर में युवती से रेप के बाद जलाने का आरोप जो है वो लगा था, जिसके बाद परिवार काफी आक्रोशित था। अब बीजेपी जो है राजस्थान में अपराध को लेकर गहलोत सरकार को घेरने में जुटी हुई है। बिल्कुल, और सियासी घमासान छत्तीसगढ़ में भी कम तेज नहीं है। यहाँ पर भी जबरदस्त तरीके से बवाल मचा हुआ है, एक युवक की जान भी चली गई। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प के बाद हालात तनावपूर्ण हैं। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। बिरनपुर गांव में शनिवार को विवाद के बाद युवक भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद सांप्रदायिक तनाव फैल गया। गांव में नेताओं का जमावड़ा लगा है। पूरी डिस्ट्रिक्ट में अलर्ट है और विशेष रूप से जो साझा आसपास में जहाँ पर भी टेंशन होने की संभावना है वहाँ पे पुलिस प्रेजेंस रहेगी और हमारी प्राथमिक कर्तव्य है कि जान माल की सुरक्षा करना और हम इसमें पूरी तरह से कोशिश करें। बीएसपी ने आज छत्तीसगढ़ बंद और देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया है, जिसके बाद पुलिस अलर्ट पर है। धारा 144 लागू कर दी गई है। बीएसपी का आरोप है कि लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ में 10 अप्रैल सोमवार को संपूर्ण छत्तीसगढ़ बंद रहेगा। साथ ही साथ 11 बजे से 2 बजे तक संपूर्ण रूप से चक्का जाम होगा। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, सभी लोग शांति बनाए रखें, कानून अपना काम करेगा। जो शिकायतें मिली है उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन पूरी नज़र रखी हुई है और अभी सभी लोगों से मैं अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें। फिलहाल गांव में किसी बाहरी शख्स के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आसपास के जिलों में भी फोर्स भेजी गई है। वीएसपी के बंद को लेकर प्रशासन सतर्क है। तो हालात तनावपूर्ण हैं और इसी बीच वीएचपी ने बंद का आह्वान किया है, तो बीजेपी राज्य सरकार के खिलाफ हमलावर है और इसके साथ पुलिस प्रशासन की बात करें तो वो इस पूरे सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए अलर्ट मोड पर है। उधर हालात की बात करें तो जमशेदपुर में भी रविवार को हालात जो है वो काफी तनावपूर्ण बन गए थे। वहां काफी भीषण बवाल हुआ था। किस तरीके से धार्मिक झंडे के अपमान को लेकर 2 गुट आमने सामने हो गए, जिससे हिंसा भड़की और हिंसा और आगजनी में 5 पुलिसकर्मी बताया जा रहा है कि घायल हो गए। अभी फिलहाल वहां हालात क्या है, रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। हिंसा, आगजनी, पथराव और बवाल की ये तस्वीरें जमशेदपुर की हैं। रविवार को यहां शास्त्री नगर इलाके में धार्मिक झंडे के अपमान को लेकर 2 गुट आमने सामने आ गए और बवाल इस कदर बढ़ गया कि पथराव और आगजनी शुरू हो गई। उपद्रवियों ने कई वाहनों को तोड़ डाला, दुकानों को आग के हवाले कर दिया। पथराव में 5 से 6 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। हालात बिगड़ने पर पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया और धारा 144 लगा दी गई। घटना कदमा थाना इलाके की है, जहां जटाधारी हनुमान अखाड़ा का झंडा उतारने और झंडे के अपमान को लेकर विवाद भड़का था। पूरे बस्ती का गंदगी यहाँ के चौक चौराहे में लाके रखा जाता है। चारों तरफ से अपराधियों का साम्राज्य है। यहाँ की जनता, शास्त्री नगर की जनता, जमशेदपुर की जनता के सहयोग से ये मांग करती है कि जिस किसी ने अपराधी ने ये अपराध किया है, झंडे का अपमान किया है, उस अपराधी को अविलंब गिरफ्तार किया जाए।
बताया जा रहा है कि रविवार शाम मंदिर कमेटी के लोग बैठक कर रहे थे। इसी दौरान दूसरे समुदाय के लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया। अंडर कंट्रोल है, सिचुएशन अभी पीसफुल है। जो लोग भी इकट्ठा हुए थे सब लोगों को अपने अपने घर भेज दिया गया। आप देख रहे हैं पूरे इलाका में फोर्स तैनात कर दी गई है और पूरे इलाका में पुलिस गश्ती कर रही है। अभी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल हालात सामान्य हैं। पूरे इलाके में फोर्स तैनात कर दी गई है। आरएएफ की एक कंपनी भी लगाई गई है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई है। पुलिस का दावा है कि फिलहाल इलाके में शांति है और अलग अलग जिलों से जो है अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी बुलाई गई है और यहाँ जो बवाल करने वाले कुछ लोग थे उन्हें भी पकड़ा गया है। फिलहाल सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से पूरे देश में दंगे की साजिश रची जा रही है, इसके पीछे कौन है? बिल्कुल, तो देश में सियासी माहौल तो काफी ज्यादा गर्म है। वजह एक चुनाव भी है। हालांकि पश्चिम बंगाल में क्यों घमासान मचा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में अमित शाह का प्लान क्या है, देश की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं 2 मिनट में। हावड़ा हिंसा पर बंगाल की राजनीति गर्म है। हिंसा की जांच के लिए हावड़ा पहुंची एनएचआरसी की टीम को पुलिस ने रोक दिया। पूर्व चीफ जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी की अगुवाई में फैक्ट फाइंडिंग टीम हिंसा प्रभावित इलाके में जाना चाहती थी। दूसरी तरफ कलकत्ता हाईकोर्ट ने हिंसा पर ममता सरकार से रिपोर्ट मांगी थी, जिसके खिलाफ बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर आज अरुणाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं। शाह जहां भारत चीन सीमा से लगे किबूथी गांव में जीवंत गांव कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, तो वहीं गृह मंत्री के रूप में शाह का ये पहला अरुणाचल दौरा है। गृह मंत्री स्वर्ण जयंती सीमा रोशनी कार्यक्रम के तहत निर्मित 9 सूक्ष्म पनबिजली परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी आज या कल में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सकती है। रविवार को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने लंबी बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। करीब 3 घंटे चली बैठक में सीएम बसवराज बोम्मई ने भी बैठक में हिस्सा लिया। बीजेपी ने अभी तक प्रत्याशियों की भी लिस्ट जारी नहीं की, जबकि कांग्रेस 2 लिस्ट जारी कर चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक और मानहानि के केस में फंस सकते हैं। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा अडानी समूह से जुड़े राहुल के ट्वीट के खिलाफ केस दायर करेंगे। हेमंता ने कहा है कि 14 अप्रैल को पीएम के दौरे के बाद वो गुवाहाटी में केस दर्ज कराएंगे। रविवार को हेमंता ने कहा है कि राहुल गांधी ने जो कुछ ट्वीट किया है वो अपमानजनक है। यूपी में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। इसके साथ ही राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। निकाय चुनाव 2 चरणों में 4 मई और 11 मई को होगा, जबकि 13 मई को रिजल्ट आएगा। राज्य के 760 नगरीय निकायों में कुल 14,684 पदों पर चुनाव होंगे। पहले निकाय चुनाव दिसंबर में होना था, लेकिन ओबीसी आरक्षण के मसले को लेकर कोर्ट ने चुनाव पर रोक लगा दी थी। तो यूपी में निकाय चुनाव को लेकर के अधिसूचना जारी हो चुकी है, तो कर्नाटक में प्रत्याशियों की लिस्ट को लेकर के जबरदस्त तरीके से मंथन किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है, जिन जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां वोट बैंक को साधने की तैयारी जो है वो भी शुरू हो जाती है। बिहार में ही देख लीजिए, एक वोट बैंक को साधने की बड़ी तैयारी वहां भी चल रही है। तभी तो दावते इफ्तार चल रहा है। जी हाँ, सीएम नीतीश कुमार के बाद देखिए अब आरजेडी ने भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है। राबड़ी आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। बिहार में बहार है क्योंकि दावत इफ्तार है। भले ही नालंदा और सासाराम में लोग अभी भी दहशत में जी रहे हों, भले ही हिंसा के निशान अभी मिटे ना हों, लेकिन इफ्तार होते रहना चाहिए। सबसे पहले सीएम नीतीश कुमार ने इफ्तार का आयोजन किया। फिर शनिवार को जेडीयू की तरफ से इफ्तार पार्टी दी गई और कल पटना में राबड़ी आवास पर आरजेडी ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। बीजेपी के इफ्तार के विरोध पर तेजस्वी ने कहा कि दंगा भड़काने वाले ही इफ्तार पर राजनीति कर रहे हैं। उसमें गिरफ्तारी भी हुई है, कुर्की जब्ती भी हुई है। जो लोग भी अमन चैन छीनने का प्रयास करेंगे या बिहार के ऊपर बुरी नजर डालेंगे, बिहार की जनता सब देख रही है और कानून प्रशासन उसको बख्शेगा नहीं। आरजेडी की इफ्तार पार्टी में महागठबंधन के तमाम नेताओं के साथ
एलजेपी नेता चिराग पासवान भी पहुंचे। चिराग ने सीएम नीतीश कुमार के पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया, लेकिन विपक्षी एकता के भ्रम पर हमला करने से नहीं चूके। वो मैं हमेशा लेता हूँ, मेरे संस्कार हैं, और यहाँ पे भी आज पहली बार नहीं, मैं पिछले साल भी आया हूँ और इस परिवार से मेरे परिवार के पुराने संबंध रहे हैं। उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूरी सरकार तुष्टीकरण में लगी हुई है। वोट की राजनीति में तुष्टीकरण की राजनीति को लगता है कि मुसलमान के बगैर ये प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और पूरी सरकार तुष्टीकरण में लगी। गिरिराज ने कहा कि नीतीश सरकार दंगाइयों को छोड़ रही है और हिंदुओं को फंसा रही है। और इसी के साथ फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में फिलहाल हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले ब्रेक के बाद आपका स्वागत है फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में। दीपिका, देश की सियासत में आजकल काफी कुछ चल रहा है। बिल्कुल, देश की राजनीति में फिलहाल तो डिग्री, मार्कशीट, पढ़ाई लिखाई को लेकर के जबरदस्त तरीके से राजनीति हो रही है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो इसने तो डिग्री कैंपेन ही लॉन्च कर दी है। रिपोर्ट देखिए। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में डिग्री दिखाओ कैंपेन की शुरुआत की है। इस मौके पर दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने अपनी 3 डिग्रियों को मीडिया के जरिए देश के सामने रखा। आप नेता आतिशी ने कहा कि देश के बाकी दलों के नेताओं को भी अपनी डिग्री देश के सामने रखनी चाहिए। इस डिग्री दिखाओ कैंपेन के माध्यम से मैं इस देश के सभी नेताओं से अपील करना चाहती हूं कि वे भी अपनी डिग्रियां दिखाएं कि उन्होंने कहां से पढ़ाई की है, कितनी पढ़ाई की है। और मैं खासकर के भारतीय जनता पार्टी से ये अपील करूंगी कि उनके नेता, खासकर के उनके वरिष्ठ नेता, अगर उनके पास डिग्रियां हैं तो वह जरूर वो डिग्रियां लेकर देश के सामने आए। वहीं प्रधानमंत्री की डिग्री मांगने पर एलजी ने बिना नाम लिए दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग आईआईटी की डिग्री लेकर भी अशिक्षित रह जाते हैं। अपनी डिग्री पर कभी किसी को गुमान नहीं करना चाहिए। डिग्रियां तो पढ़ाई के खर्च की रसीदें होती हैं और शिक्षा वही है जो इंसान का ज्ञान दर्शाता है, व्यवहार दर्शाता है। इन दिनों जो हमने व्यवहार देखा है उससे एक बात और प्रूव हो गई कि कभी कभी कुछ लोग आईआईटी से डिग्री लेने के बावजूद भी अशिक्षित रह जाते हैं। एलजी के इस हमले के जवाब में दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी ने दिल्ली के एलजी को भी डिग्री दिखाने की चुनौती दी है। वैसे देश में नेताओं की डिग्री, उनकी पढ़ाई लिखाई का जो मुद्दा है वो कई बार उठ चुका है, लेकिन इस बार मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या राष्ट्रीय मुद्दा पीएम मोदी की डिग्री ही है? बिल्कुल है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भी कहा है। पवार का कहना है कि क्या डिग्री मुद्दा हो सकती है, क्योंकि देखिए विपक्षी पार्टियां जो कह रही हैं उससे बिल्कुल अलग पवार कह रहे हैं। यहाँ उनका कहना है कि मेरी डिग्री क्या है, क्या ये राजनीतिक मुद्दा है? रिपोर्ट देखिए। एनसीपी प्रमुख शरद पवार की ढाई चाल विपक्षी एकता की हवा निकाल रही है। पहले उन्होंने अडानी मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों से अलग राय रखी और अब पीएम की डिग्री को लेकर जारी राजनीति को भी गैर जरूरी मुद्दा बता दिया। महागाई, कायदा सुव्यवस्था असे अनेक प्रश्न आहेत आणि त्याचे उत्तर या राज्य सरकार केलं पाहिजे, सगळं केलंच पाहिजे। आज धर्म जात या नावाने माणसामध्ये अंतर्निर्माण क्षेत्रात महाराष्ट्रामध्ये सगळीकडं या अतिवृष्टीचं नुकसान झालं, नाशिक जिल्ह्यात द्राक्षाचं नुकसान झालं, कांद्याचं नुकसान झालं। आता या सगळ्या प्रश्नांना होत आहे। आम आदमी पार्टी ने पीएम के खिलाफ डिग्री कैंपेन लॉन्च कर दिया है। केजरीवाल बार बार पीएम मोदी को अनपढ़ बताकर हमला बोल रहे हैं। उद्धव ठाकरे समेत तमाम कांग्रेसी नेता भी पीएम की डिग्री पर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन पवार ने साफ कर दिया है कि सरकार को घेरने के लिए महंगाई, बेरोजगारी समेत देश में तमाम बड़े मुद्दे हैं। डिग्री का सवाल बेतुका है।
इससे पहले सावरकर के मुद्दे पर भी पवार सहयोगी कांग्रेस पार्टी को घेर चुके हैं। दूसरी तरफ अजीत पवार ने भी पीएम मोदी की तारीफ कर दी है। उन्होंने कहा कि मोदी की अगुवाई में बीजेपी को बहुमत मिला है और दूर दराज इलाकों तक बीजेपी पहुंची है। एनसीपी के बदले सुर विपक्ष की धार कुंद कर रहे हैं। ऐसे में लगता नहीं कि यह रिश्ता लंबा चलेगा। दरअसल राजनीति में पढ़ाई लिखाई की उतनी अहमियत कभी भी नहीं रही है। देखिए ना दीपिका, मंत्री विधायक बनने के लिए लोगों का समर्थन चाहिए, लेकिन डिग्री को लेकर इतना हो हल्ला आखिरकार क्यों हो रहा है? लेकिन देश में तो देखिए राजनीति को लेकर के बवाल और हो हल्ला होता ही रहता है, लेकिन दुनिया में कुछ चीजें हैं जो खूब वायरल हो रही है। 2 मिनट के अंदर आपको दिखाते हैं कि 2 मिनट में दुनिया में क्या कुछ वायरल हो रहा है। अगर आप भी जिम करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। एक लड़की जिम में जैसे ही वर्कआउट करने की कोशिश करती है, उसके साथ हादसा हो जाता है। भारी भरकम शोल्डर मशीन उसके ऊपर गिर जाती है और वो मशीन के नीचे दब जाती है। वहां मौजूद लोग उसे फौरन बाहर निकालते हैं। गनीमत ये रही कि लोग वहां मौजूद थे, नहीं तो लड़की की जान भी जा सकती थी। मेंढक को सांप का शिकार करते हुए आपने कभी नहीं देखा होगा। इस वायरल वीडियो को देखिए, कैसे मेंढक सांप को निगल रहा है। उसके सामने एक बिल्ली बैठी है। सांप बिल्ली पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेंढक सांप को नहीं छोड़ता। दरअसल सांप मेंढक का शिकार करने आया था, लेकिन खेल उल्टा हो गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। मेंढक की बहादुरी की हर तरफ तारीफ हो रही है। इंस्टाग्राम पर शेयर हुई कार रेस की कुछ ही सेकंड की ये क्लिप तहलका मचा रही है। वीडियो देखने वाले भी बड़ी हैरानी से पूछ रहे हैं, कार उड़ सकती है क्या? आपने शायद ही ऐसा नजारा पहले कभी देखा होगा। लाल रंग की कार में बैठा बंदा गाड़ी को इतनी तेजी से भगाता है कि कार बेकाबू होकर रॉकेट की तरह सड़क से हवा में उड़ जाती है। हालांकि ये कुछ ही सेकंड तक होता है और अब लोग कमेंट्स कर पूछ रहे हैं, ऐसा कैसे हुआ? कार के साथ एक मैदान में कई लोग नजर आ रहे हैं। कार को आग के बीच से निकालने के लिए आग लगाई जाती है, लेकिन तभी आग अचानक भड़क उठती है और भगदड़ सी मच जाती है। इसी बीच एक युवक आग के बीच फंस जाता है। वो बचाने की गुहार लगा रहा होता है। लोगों ने जब तक आग बुझाई तब तक वो बुरी तरीके से झुलस चुका था। ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में देखिए, 2 लड़कियां झूला झूलते नजर आ रही हैं और 2 लड़के झूला झूलाते नजर आ रहे हैं। झूले की स्पीड जैसे ही बढ़ती है तभी हादसा हो जाता है। दोनों लड़कियां धड़ाम से नीचे गिर जाती हैं। एक लड़की जमीन पर गिरती है जबकि दूसरी रेलिंग के ऊपर गिरती है, जिससे उसे गंभीर चोट आई है। पास में खड़ी लड़कियां भी हादसे का शिकार हो जाती हैं। यूजर्स लड़कियों को आगे से झूला न झूलने की बात कह रहे हैं। और वायरल खबरों के बाद चलिए आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरें। खास करके देश की अगर बात करें तो हिंदू राष्ट्र को लेकर के काफी दिनों से बड़ी बहस चल रही है। वाकई में हिंदू राष्ट्र का मुद्दा जो है वो गर्माता जा रहा है। दरअसल हिंदूवादी संगठन कह रहे हैं कि हमारा देश जो है वो पहले से ही हिंदू राष्ट्र है, जबकि विरोधी ये कह रहे हैं कि देश के संविधान में कहीं भी हिंदू राष्ट्र का जिक्र नहीं है। अब इस पूरे मुद्दे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा है, वो भी जरा सुनिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि भारत को विश्व गुरु बनने से रोकने के लिए दुष्प्रचार किया जा रहा है। मुंबई में उन्होंने कहा कि जो भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं मानते वो भी चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने। हम लोगों का समाज के नाते भी, राष्ट्र के नाते भी ये कर्तव्य है। भारतवासी के नाते, हिंदू राष्ट्र के घटक के नाते ये देश बड़ा हो, विश्व गुरु बने, ये मुझे लगता है, सबको लगता है। जो इसको हिंदू राष्ट्र नहीं मानते उनको भी लगता है भारत बड़ा होना चाहिए। भारत बड़ा होना चाहिए ये हमको लगता है, भारत बड़ा होना चाहिए ये विश्व की आवश्यकता है। लेकिन इसको बड़ा करेगा कौन? हम करेंगे। भागवत ने कहा कि दुनिया को भारत का अनुसरण करना होगा। आज तर्क से हमें कोई पराजित नहीं कर सकता, इसलिए असुरी शक्तियां छल कपट की मदद ले रही हैं। लेकिन भारत को अगले 20 से 30 साल में विश्व गुरु बनना है। इसके लिए हमें अपनी नई पीढ़ी को शिक्षित करना होगा जो बदलाव लाएगी। सीधा सामने संघर्ष के लिए रास्ते पर उतरेंगे, कहीं पर उनको ऐसे संवाद चलाएंगे, ऐसा वर्णन चलाएंगे जिससे हम ही आपस में बढ़ जाएंगे, एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। दुनिया में हमारी अच्छी बातों को भी विकृत कर वो डाल देंगे। हो रहा है ये सब। भागवत ने कहा कि 1857 के बाद भी
देश में कई तरह की भ्रांतियां फैलाई गईं, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने ऐसे तत्वों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। देखिए, एक तरीके से अच्छी ही बात कही संघ प्रमुख ने कि हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उतना अहम नहीं है, भारत का विश्व गुरु बनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जाहिर सी बात है, इसको लेकर चर्चाएं होनी चाहिए। चलिए खबरों में आगे बढ़े उससे पहले टॉप न्यूज पर नजर डाल लेते हैं। छत्तीसगढ़ में विश्व हिंदू परिषद ने किया बंद का ऐलान। बेमेतरा में एक शख्स की हत्या के बाद तनाव, अब तक 11 लोग गिरफ्तार। सीएम भूपेश बघेल ने कहा सख्त कार्रवाई होगी। रामनवमी पर हिंसा का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बंगाल सरकार की याचिका पर आज सुनवाई। दिल्ली से गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने एनआईए जांच की मांग की। बिहार के नालंदा में हिंसा पर पुलिस का बड़ा खुलासा। ईओयू की जांच में व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उन्माद फैलाने की बात सामने आई। अब तक 15 एफआईआर दर्ज। राजस्थान में गहलोत वर्सेस पायलट जंग और तेज हुई। अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठेंगे सचिन पायलट। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। विपक्षी एकता में शरद पवार के एक और बयान से फूट। पवार ने कहा पीएम की डिग्री कोई मुद्दा नहीं, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और महंगाई पर हो चर्चा। फिर बढ़ सकती है राहुल गांधी की मुसीबत। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने दी मानहानि केस करने की चेतावनी। राहुल ने ट्वीट कर हेमंता के अडानी कनेक्शन की बात की। तो ये थी इस वक्त की टॉप हेडलाइंस। अब रुक करेंगे कुछ और अहम खबरों का। देखिए, देश विकास की तरफ, विकास के रास्ते पर काफी तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसकी तस्वीर हर दिन देखने को मिलती है। आज अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी श्रीनगर लेह राजमार्ग पर एक सुरंग का उद्घाटन करने वाले हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। श्रीनगर लेह राजमार्ग पर 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोहर सुरंग का आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उद्घाटन करेंगे। उनके साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और 20 सांसद मौजूद रहेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पूरी टीम के साथ जोजिला सुरंग का भी दौरा करेंगे। मध्य कश्मीर के सोनमर्ग इलाके में 13 किलोमीटर लंबी जोजिला सुरंग का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। करीब 40% काम पूरा हो चुका है। जानकारी के मुताबिक जोजिला सुरंग को अगले साल सशस्त्र बलों के लिए खोल दिया जाएगा। हम इस वक्त जोजिला टनल के अंदर हैं और इस प्रोजेक्ट पे काम काफी तेज रफ्तारी के साथ हो रहा है। मेरे सहयोगी शफीक आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। ये जोजिला की टनल है और करीब 6 किलोमीटर का टनलिंग का काम इस वक्त मुकम्मल हो चुका है। ये 13 किलोमीटर की लंबी सुरंग है जो कि एशिया की सबसे लंबी और सबसे ऊंचे ऑल्टीट्यूड पे जो है टनल है और इसका काम अब काफी तेज कर दिया गया है। भारत सरकार सोनमर्ग में 31 किलोमीटर लंबे राजमार्ग के अलावा सुरंगों के निर्माण के लिए जोजिला परियोजना पर 4,500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। जोजिला की ऊंची पहाड़ियों को क्रॉस करके हमारे आर्म्ड फोर्सेस को, हमारी सेना को लद्दाख पहुंचना पड़ता है, लेकिन वो जोजिला पास खराब मौसम के चलते, बर्फ के चलते, स्नो एवलांच के चलते 2 से 3 महीना बंद रहता है और जिसकी वजह से हमारी सेना श्रीनगर से लद्दाख मूव नहीं कर पा रही है। लेकिन ऐसे में जब ये सुरंग मुकम्मल होती है और 13 किलोमीटर की टनलिंग कंप्लीट होती है तो हमारी सेना किसी भी वक्त श्रीनगर से लद्दाख और लद्दाख से श्रीनगर जा सकती है। हमने देखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नज़दीकी इलाकों में चाइना जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, तो उसी का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, भारत सरकार की ये कोशिश कि जोजिला प्रोजेक्ट जिस पे करीब 4500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। दीपिका, अगर आप हरियाली में बैठे हो ना तो जाहिर सी बात है ना, कभी कभी जम्मू कश्मीर की याद भी आ जाती है। कैसी वादियां वहाँ की है ना, आप तो वहाँ होकर भी आई है और रोज रोज ऐसी फ्रेश एयर लेना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसलिए ऐसे में बैठकर थोड़ा सा तो अनुलोम विलोम कर ही लेना चाहिए। लेकिन आपने बात की थी जोजिला सुरंग की, तो दर्शकों को अपने ये बता दें, देखिए किस तरीके से वहाँ पर 13 किलोमीटर लंबा ये जो सोनमर्ग में सुरंग बन रहा है, इससे हमारे जवानों को कितना फायदा होगा। जब यहाँ से होकर अगले साल जब ये सुरंग खोल दी जाएगी तो यहाँ से होकर जवान जल्द ही बॉर्डर तक
पहुंच जाएंगे। जाहिर सी बात है, देश की सैन्य शक्ति और जो विकास के पथ पर हम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उससे खुशी तो होती है, लेकिन कई बार कुछ ऐसी तस्वीरें आती हैं जो कई बार सवाल मन में खड़े कर देती है। अब मध्य प्रदेश के खंडवा की खबर आपको बताते हैं, जहां पर एक युवक को इतना पीटा गया चोरी के आरोप में जब तक वो मर नहीं गया। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश के खंडवा में नदी किनारे एक शख्स घायल हालत में मिला, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। आरोप है कि अनाज चोरी के आरोप में इस युवक की लोगों ने बुरी तरह पिटाई कर दी, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। मृतक की पहचान खंडवा के खानशाह वली निवासी शेख फिरोज के रूप में हुई है। उसके खिलाफ पहले से कई थानों में चोरी के केस दर्ज हैं। बाहर बोरी चने रखे थे ढेर लगा करके, कल रात को बारिश हुई तो ढक दिए थे, तो 3-4 लोग मोटरसाइकिल से वो चने भर रहे हैं। उन्होंने घेराबंदी की, उस समय कुछ छोड़ के भाग गए, कुछ शायद ले गए, ऐसी उन्होंने कंप्लेंट की है, उसका भी केस दर्ज किया गया है। उसके बाद सुबह 6 बजे के आसपास एक इवेंट आया था कि वहाँ पर पास में नदी में पानी के उसमें कोई व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा है। डायल 100 वहाँ गई थी और उसको घायल अवस्था में लेकर के खंडवा अस्पताल लेकर के आई थी, और जहां उसकी मृत्यु हो गई है। वहीं मृतक के परिवार ने इंसाफ की मांग करते हुए पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रयागराज की, जहां पर उमेश पाल हत्याकांड को लेकर के अतीक अहमद के जितने भी करीबी हैं उनके लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। शिकंजा परिवार वालों पर कसता जा रहा है। किस तरीके से साजिश रची गई, देखिए जेल के भीतर से ही ये साजिश रची गई, और अब कितने लोग इसमें संलिप्त बताए जा रहे हैं, कितनों के खिलाफ देखिए मामले दर्ज हो रहे हैं। पूरी अपडेट आपको इस रिपोर्ट में देते हैं, देखिए जरा। कारोबारी से 2 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में प्रयागराज पुलिस ने माफिया अतीक के करीबी मोहम्मद उबैद को गिरफ्तार किया है। 2 दिन पहले ही पूरा मुफ्ती थाने में हिस्ट्री शीटर मोहम्मद उबैद के खिलाफ रंगदारी का मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं उमेश पाल हत्या मामले में फरार माफिया अतीक अहमद के बेटे असद को पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है, लेकिन रविवार को दिल्ली में उसकी मदद करने के आरोप में 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि उमेश पाल की हत्या के बाद गैंगस्टर का बेटा असद दिल्ली आया था, जहां इन लोगों ने उसकी मदद की थी। बताया जा रहा है कि असद और गुलाम को 2 हथियार तस्करों ने दिल्ली में शरण दी थी। असद दक्षिण और पश्चिमी दिल्ली के अलावा अन्य जगहों पर 15 दिनों तक छिपा रहा था। इसके बाद उसने दिल्ली से भी अपना ठिकाना बदल लिया था। असद पर पुलिस ने 2.5 लाख का इनाम रखा है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक की पत्नी शाइस्ता भी आरोपी हैं, जो कि अब पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस ने शाइस्ता पर 50,000 का इनाम रखा है। तो देखिए यूपी में किस तरीके से माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, तो दूसरी तरफ आस्था की गंगा भी जो है वो बह रही है। जी हाँ, रविवार को महाराष्ट्र के सीएम शिंदे अयोध्या पहुंचे थे और वहां पर दर्शन उन्होंने किए। हालांकि उन कार्यक्रम को लेकर के क्या अपडेट है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रविवार को अयोध्या दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने रामलला के दर्शन किए। शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अयोध्या पहुंचे थे। एकनाथ शिंदे हनुमानगढ़ी भी गए, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके अलावा उन्होंने अपने विधायकों के साथ सरयू आरती में हिस्सा भी लिया। राम मंदिर और अयोध्या हमारे शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। यह हमारे आस्था और श्रद्धा का विषय, भावना का विषय है। सीएम शिंदे ने लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात की। एकनाथ शिंदे ने कहा कि उन्हें खुशी है कि बाला साहिब ठाकरे का अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर निर्माण का सपना अब पूरा हो रहा है। बाला साहब ठाकरे जी का सपना पूरा करने का काम मोदी जी ने किया है। उन्होंने कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में शिवसेना बीजेपी गठबंधन की पूरे महाराष्ट्र में प्रचंड जीत होगी। खुशी की बात है, धनुष्मान मिला इस हालात और रामलला का दर्शन भी हुआ है, राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, बहुत हमारे लिए गर्व की बात है। सीएम शिंदे ने कहा कि वो अयोध्या की मिट्टी को अमरावती लेकर जाएंगे और वहां बजरंगबली की 111 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करेंगे। और फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक है उस पार हम आपको दिखाएंगे कुल्लू में आग ने किस तरीके और फ्रिज जैसे कई चीजों को किस्त पर खरीदने या बेचने के बारे में सुना होगा, लेकिन किश्तों पर आम खरीदने और बेचने की बात सुनकर यकीनन आप हैरान हो जाएंगे।
आप सोच रहे होंगे कि आम भी कोई किस्त पर बेचता है क्या? तो बता दें कि पुणे में एक व्यापारी ने अब हापुस आम को किश्तों पर बेचने की शुरुआत की है। महाराष्ट्र के कोंकण में देवगढ़ और रत्नागिरी के अल्फासो या हापुस आम को सबसे अच्छा माना जाता है और फिलहाल खुदरा बाजार में इसकी कीमत महंगे 800 रुपए से 1300 रुपए प्रति दर्जन है। लिहाजा महंगे होने की वजह से इसे हर कोई नहीं खरीद पाता, लेकिन किश्तों की सुविधा मिलने से ग्राहक भी खुश नजर आ रहे हैं। EMI में कैसा है कि आप समझो अगर एक पेटी लेते हैं हमारे पास से, समझो उसका टेंटेटिवली कॉस्ट है 5000 रुपीज़ कॉस्ट है, तो वो 5000 आपके हिसाब से आप अगर बोलते हैं 3 महीने में आपको पे करना है, 6 महीने में पे करना है, 6 महीने में पे करना है या 9 महीने में पे करना है या 12 महीने में पे करना है। 18 मंथ्स का इसका ऑप्शन है हमारे पास। 18 मंथ्स तक आपको जब जो भी ऑप्शन चाहिए वो हम उसमें सिलेक्ट करके दे देते हैं। गुरु कृपा ट्रेडर्स एंड फूड प्रोजेक्ट के मालिक गौरव सानस का दावा है कि उनकी दुकान किश्त पर आम बेचने वाली देश की पहली दुकान है। आप नियम और शर्तें भी समझ लीजिए। किश्तों पर आम खरीदने के लिए ग्राहक को ब्रेक के बाद आपका स्वागत है फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जो हम आपको बता दें। बड़ी खबर कुल्लू से। कुल्लू के बंजारे इलाके में भीषण आग लग गई है, जिसकी चपेट में 9 दुकान आ गए और कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। काफी मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ी आग पर काबू पाने के लिए। अधिकारियों की माने तो देर रात ये आग लगी थी और जिसे काबू कर लिया गया है। फिलहाल कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मार्केट के कई दुकान जल चुके हैं और आसपास के घर को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुल्लू के बंजार इलाके में आग का तांडव देखने को मिला है। 9 दुकान इसकी चपेट में आ गए हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कितनी भयानक यहाँ पर आग लगी है। आप देख सकते हैं कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है, लेकिन गनीमत ये रही कि जिस वक्त यहाँ पर आग लगी थी तो कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं था, जिस वजह से किसी की जान पर बात नहीं आई। हालांकि काफी मशक्कत करनी पड़ी और आग पर काबू पा लिया गया। तो ये मार्केट थी, तो जाहिर सी बात है कि जब आग फैलती गई तो उसके बाद कई मार्केट की दुकानें जो है इसकी चपेट में आ गई हैं। आसपास के घर को भी नुकसान पहुंचा है। यहाँ जान माल का कितना नुकसान हुआ है ये बाद में पता चलेगा, लेकिन कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग पर काबू पा लिया गया। 9 दुकानें, कई घर बताए जा रहे हैं जलकर राख हो चुके हैं। हालांकि किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ, ये भी खबर आ रही है। ये एक अच्छी बात रही, लेकिन बताया जा रहा है कि 9 दुकानें और कई घर जो इसकी चपेट में आ गए थे। और इसी के साथ आज के लिए फिलहाल फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में इस लोकेशन के साथ इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और लोकेशन पर। इसी वक्त बने रहिएगा हमारे साथ।